नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। ब्राजील ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। देश भर में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। जैव विविधता नियम 2024 अधिसूचित किए गए। रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 नेविगेटिंग मैरीटाइम चोक पॉइंट्स रिपोर्ट जारी की गई। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। एक नए अध्ययन के अनुसार डायमंड डस्ट का उपयोग करके पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कम किया जा सकता है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुख करते हैं पहली मुख्य खबर का। ब्राजील ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। भारत के बाद ब्राजील ब्रिक्स का ऐसा दूसरा सदस्य है जिसने BRI का समर्थन नहीं किया है। इससे पहले इटली और फिलीपींस जैसे देश भी BRI से हटने की घोषणा कर चुके हैं। इसी के साथ खबर की शुरुआत में सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में विस्तार से समझते हैं। इसे 2013 में वन बेल्ट वन रोड के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका व यूरोप से जोड़ना है। इसका लक्ष्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करना, व्यापार बढ़ाना और आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इसमें शामिल है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है, और दूसरा समुद्री रेशम मार्ग, जो कि एक समुद्री मार्ग है। इसके तहत बंदरगाहों जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में बड़े निवेश किए जाते हैं। ऐसे में BRI को लेकर भारत की प्रमुख चिंताएं क्या क्या है, इन्हें भी समझते हैं। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करना। चीन की BRI परियोजना के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। वहीं अगली चिंता है प्रतिस्पर्धा की। BRI के वित्तीय प्रोत्साहन और अवसंरचना के लिए कम ब्याज वाले ऋण दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम कर सकते हैं। चीन द्वारा साझेदार देशों को दिया गया असंधारणीय ऋण उन्हें ऋण जाल में फंसा लेता है। इससे वे चीन के प्रभाव के प्रति सुबैध हो जाते हैं। और तीसरी प्रमुख चिंता है सुरक्षा की। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति भी कहा जाता है, इस नीति को भारत एक सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चीन हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है। इन चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए BRI को प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रमुख कदम भी उठाए गए हैं। चलिए इन्हें भी समझते हैं। ये कदम है G7 द्वारा लॉन्च की गई पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जैसी पहले। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC और साथ ही हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। देश भर में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। आपको बता दें, यह निर्णय संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC ने लिए हैं। चलिए सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं PRIs के समक्ष आने वाली चुनौतियां जानते हैं। पहली है कौशल और प्रशिक्षण की कमी। पर्याप्त कौशल की कमी ग्रामीण क्षेत्रों के अभिशासन में बाधा डालती है और क्षमता निर्माण के प्रयासों को कमजोर करती है। दूसरा है सहायक कार्य बल की कमी, जैसे ग्राम सचिव, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि की कमी है। तीसरा है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी। इसके कारण शहरी ग्रामीण डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा मिलता है। और अन्य चुनौतियों में सेवा वितरण संबंधी समस्याएं, साक्षरता की कमी आदि शामिल है। अब इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए CEC द्वारा कुछ पहले भी शुरू करी गई हैं, जैसे कि RGSA के तहत एक मानकीकृत मानदेय प्रणाली को अपनाना। इसका उद्देश्य उचित प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना और प्रशिक्षण में निरंतरता लाना है। दूसरी पहल है दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण द्वारा स्थानिक नियोजन, आपदा प्रबंधन आदि में पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्मार्ट कक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों की अवसंरचना को बेहतर करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर से युक्त ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, उत्तर पूर्व और जम्मू व कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में पंचायत के बुनियादी ढांचे में भी निवेश किया जा रहा है। अंत में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। संशोधित RGSA का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं PRIs को स्थानीय स्वशासन के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों SDGs के स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी अवधि 2022-23 से 2025-26 तक की है। इस योजना का कवरेज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा ऐसे क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं जहां पंचायतें नहीं हैं, ऐसे क्षेत्र संविधान के भाग 9 के अंतर्गत नहीं आते हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। जैव विविधता नियम 2024 अधिसूचित किए गए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता नियम 2024 अधिसूचित किए हैं, जो कि जैव विविधता नियम 2004 की जगह लेंगे। साथ ही ये नियम जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करना भी सुनिश्चित करेंगे। 2023 का संशोधन अनुसंधान के लिए प्रक्रियाओं को तेज करने, भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने जैसे उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था। यह नियम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, जुर्माना इत्यादि विषयों से जुड़े अलग अलग प्रावधानों को रेखांकित करते हैं। चलिए इसी के साथ खबर को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और जैव विविधता नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। हालांकि वो दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सामान्य कार्यों में शामिल है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता निधि NBF का प्रशासन करना, जैव विविधता से संबंधित समझौतों को मंजूरी प्रदान करना, राज्यों की संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, साथ ही जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डेटाबेस विकसित करना तथा उनका रखरखाव करना। अगला मुख्य बिंदु है बौद्धिक संपदा अधिकार IPR। बौद्धिक संपदा अधिकार की वास्तविक मंजूरी से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना भी लिया जा सकता है। नियमों के उल्लंघन के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। नियमों के बार बार उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। एकत्र की गई जुर्माने की पूरी राशि राष्ट्रीय जैव विविधता निधि या संबंधित राज्य सरकार की निधियों में जमा की जाएगी। इन निधियों का उपयोग जैव विविधता संबंधी पहलों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। खबर के आखिर में जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह अधिनियम भारत को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय CBD 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम जैव विविधता विनियमन के लिए एक विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय तंत्र प्रदान करता है। ये 3 स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 नेविगेटिंग मैरीटाइम चोक पॉइंट्स रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी पूर्वती अंकटाड UNCTAD ने जारी की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2023 में वैश्विक समुद्री व्यापार में 2.4% की वृद्धि हुई थी। यह 2022 की गिरावट से रिकवरी को दर्शाता है, लेकिन यह रिकवरी आज भी नाजुक बनी हुई है। स्वेज और पनामा नहरों जैसे प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट्स को बाधित करने वाले व्यवधानों का सामना करना पड़ा है। चोक पॉइंट्स को देखें तो चोक पॉइंट एक भौगोलिक विशेषता या मार्ग होता है। इसमें घाटी, जलडमरू मध्य आदि शामिल हैं। ये संकीर्ण होते हैं और इनका रणनीतिक व सामरिक महत्व होता है। बढ़ते हैं भू सामरिक महत्व की तरफ। पहला है ये कनेक्टिविटी को सुगम बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्व है ऊर्जा सुरक्षा। उदाहरण के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये वैश्विक पेट्रोलियम परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ अब व्यवधानों के पीछे मुख्य कारण जान लेते हैं। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण निम्न जल स्तर।
उदाहरण के लिए पनामा नहर का घटता जल स्तर। यह नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। दूसरा कारण है भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष। उदाहरण के लिए यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमला किया था। यह जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। व्यवधानों के प्रभावों पर एक नजर डालें तो आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव पड़ता है। इससे भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की लागत में वृद्धि होती है। इसके अलावा लंबे मार्गों के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए स्वेज नहर की बजाय अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप मार्ग को अपनाना। अंत में विश्व के अन्य प्रमुख चोक पॉइंट्स भी जान लेते हैं। पहला चोक पॉइंट है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। दूसरा है मलक्का जलडमरू मध्य। यह हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तीसरा है तुर्की जलडमरू मध्य। बोस्पोरस और डार्डेनेल्स यह काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ये वार्षिक रिपोर्ट पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है तापमान में वृद्धि। 2023 में पृथ्वी की सतह का वार्षिक औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के पूर्व स्तर से 1.45 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया था। ताप वृद्धि का यह स्तर पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि सीमा को पार करने के करीब है। अगला है स्वास्थ्य प्रभाव। 1990 के दशक से अधिक गर्मी की वजह से 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मृत्यु दर में 167% की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिक गर्मी की वजह से शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं तथा नींद में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। केवल 2023 में ही भारत में लोगों को लगभग 2400 घंटे यानी 100 दिन सामान्य से गंभीर हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ा था। वहीं आर्थिक नुकसान की बात की जाए तो मौसम संबंधी चरम घटनाओं से औसत वार्षिक आर्थिक नुकसान 2010 और 2014 से 2019 से 2023 के बीच 23% बढ़कर $227 बिलियन हो गया था। 2023 में भारत में गर्मी की वजह से 181 बिलियन संभावित कार्य घंटों का नुकसान हुआ था। इस रिपोर्ट का आखिरी बिंदु है अपर्याप्त अनुकूलन। कई देशों में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। केवल 68% देशों में उच्च प्रदर्शन स्तर दर्ज किया गया है। केवल 35% देशों के पास गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली मौजूद है। खबर के आखिर में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों को समझते हैं। पहला है खतरों और अनुकूलन स्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन करना। राष्ट्रों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर ढंग से समझें और इससे निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित जलवायु नीतियों को लागू करना। ऐसी नीतियां बनानी और लागू करनी चाहिए जो जलवायु कार्रवाई में स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दे। और तीसरी मुख्य सिफारिश है स्वच्छ ऊर्जा को संधारणीय तरीके से और तेजी से अपनाना। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। एक नए अध्ययन के अनुसार डायमंड डस्ट का उपयोग करके पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि एक नवीन अध्ययन में पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कम करने के लिए संभावित जियो इंजीनियरिंग रणनीति के रूप में डायमंड डस्ट का उपयोग करने की बात कही गई है। इस अध्ययन में बताया गया है कि 45 वर्षों तक पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में हर साल लगभग 50 लाख टन डायमंड डस्ट छिड़कने से वैश्विक तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। चलिए डायमंड डस्ट के उपयोग के लाभ जानते हैं। पहला है उन्नत गुण। ये प्रकाश और गर्मी को प्रभावी ढंग से परावर्तित करता है, लंबे समय तक वायु में बना रह सकता है। साथ ही इसके वायुमंडल में गठीले रूप में जमा हो जाने की संभावना भी कम होती है। दूसरा है सुरक्षित विकल्प। सल्फर डाइऑक्साइड के विपरीत डायमंड डस्ट रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। आपको बता दें कि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा और ओजोन क्षय जैसे जोखिम पैदा करती है। अब सवाल आता है कि जियो इंजीनियरिंग या जलवायु इंजीनियरिंग क्या है। दरअसल यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उद्देश्य से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप है।
इसके दो मुख्य श्रेणियां हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। इसके तहत समुद्र या स्थलीय जीव मंडल के कार्बन सिंक को बढ़ाकर या वायुमंडल से सीधे CO2 कैप्चर करके वातावरण से CO2 कम की जाती है। डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज DACCS। इसके अंतर्गत परिवेशी वायु से सीधे CO2 कैप्चर करने, हटाने तथा पुनः संग्रहित करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ओशन फर्टिलाइजेशन। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हटाने वाले पादप प्लवकों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों जैसे लौह को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी है सौर विकिरण प्रबंधन। इसमें पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को कम करके तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। इसमें सल्फेट एरोसोल जैसे परावर्तक कणों को पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में इंजेक्ट किया जाता है। ये कण सूर्य से आने वाले विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं। इससे तापमान में कमी आ सकती है। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें समुद्र की सतह के ऊपर अवस्थित बादलों में चमक उत्पन्न करने के लिए उन पर नमक का छिड़काव किया जाता है। इससे उनमें सूर्य के प्रकाश का परावर्तन बढ़ जाता है। अंत में जियो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से जुड़ी चिंताएं जान लेते हैं। जियो इंजीनियरिंग के विकल्पों पर अत्यधिक निर्भरता मौजूदा जलवायु नीतियों को कमजोर कर सकती है। साथ ही उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन प्रयासों के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। इससे जुड़े उपकरणों को विकसित करने और उपयोग में लाने में अत्यधिक लागत आती है। इसके अलावा जियो इंजीनियरिंग तकनीकें अनपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करके मनुष्यों, महासागरों और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती हैं तथा मौसम के पैटर्न में बदलाव जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया की, जिसकी राजधानी है येरेवान। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आर्मेनिया भारत के प्रमुख रक्षा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह ट्रांसकेशिया का एक लैंडलॉक्ड यानी भू आबद्ध देश है। दरअसल ट्रांसकेशिया काकेशस पर्वत के दक्षिण में घनी आबादी वाला एक क्षेत्र है। इसकी सीमाएं अजरबैजान, तुर्की, नखचिवन ऑटोनॉमस पब्लिक जो कि अजरबैजान का एक क्षेत्र है, जॉर्जिया और ईरान से लगती हैं। नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को देखें तो सबसे ऊंची चोटी माउंट अरागेट्स यानी अलागेज है और प्रमुख नदियों में अरस नदी है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय संकट अकाल का रूप ले सकता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय सहायता एजेंसी है। यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ट्रांसफर प्राइसिंग और आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए ऊपरी सीमा से संबंधित अधिसूचना जारी की है। ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत एक बड़ी कंपनी अपनी ही किसी अन्य कंपनी की वस्तुओं एवं सेवाओं को अपनी दूसरी कंपनी को अधिक कीमतों पर बेच देती है। भारत के प्रधानमंत्री ने यू-विन पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करता है। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने पशु चिकित्सा पर मानक दिशा निर्देश SPTG जारी किए हैं। ये पशु चिकित्सा की सर्वोत्तम विधियों को निर्धारित करने वाला एक व्यापक फ्रेमवर्क है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस एप्लीकेशन को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-1 वायरस से केवल 5 अमीनो एसिड के छोटे प्रोटीन टुकड़ों का उपयोग करके हाइड्रोजेल्स बनाने की एक नई विधि विकसित की है। ये लक्षित दवा वितरण को बेहतर बनाने और दुष्प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 9 संभावित लैंडिंग साइट्स की पहचान की है। इस मिशन के तहत पहली बार इंसान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम रायगढ़ किले की विरासत का उत्सव मनाने पर केंद्रित है। ये एक पहाड़ी किला है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अवस्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में इस जगह अपनी राजधानी स्थापित की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक भी इसी किले में हुआ था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
टीएफ की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि ये त्योहार आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी लाए, आपकी मेहनत को सही दिशा दे और आप सभी के सपने साकार हों। हैप्पी दिवाली। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।